नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निस्टा क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसकी आज तीसरी क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पिछली क्लास में हमने जो पूरा जो हिमालयाज़ के बारे में पूरा पढ़ लिया था, हिमालय कैसे बने थे, हिमालयाज़ का पूरा क्लासिफिकेशन, नॉर्थ से साउथ के बीच में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयाज़ आ गए, फिर उसके बाद बीच में जो हिमालयाज़ वाली चेन थी, फिर उसके बाद पूर्वांचल के एरिया में चले गए थे हम। ठीक है, तो ये सारा पूरा हमने पूरा हिमालयाज़ का पूरा क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का। देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज अपना। आज का रहेगा अपना द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में इंडिया को अलग अलग भाग में बांटा था। कितने भाग में बांटा था हमने? 6 भाग में बांटा गया था। सबसे पहला अपने नॉर्दर्न हिमालयाज थे या नॉर्दर्न माउंटेन्स थे। उसके बाद हमने था द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये कौन सा था? हमने बीच वाली बेल्ट थी। फिर उसके बाद आता था अपना कौन सा था? पेनिनसुलर इंडिया या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो 3 हो गया। उसके बाद अपना चौथा था वेस्टर्न घाट्स या फिर ईस्टर्न घाट्स हो गया, ये सब पेनिनसुलर में आ जाता है। उसके बाद आता अपने कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज अपने वेस्ट की तरफ थे और ईस्ट की तरफ थे। वेस्ट मतलब जो अरेबियन सी में और ईस्ट मतलब जो बे ऑफ बंगाल की तरफ लगते हैं। उसके बाद एक था अपना आइलैंड्स, 2 आइलैंड अपने पास, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आ जाता अपना द थार डेजर्ट, इकलौता अपने पास कौन सा रेगिस्तान है? द थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये 6 भाग में अपने क्लासिफिकेशन किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने देखा था। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब देखो, आप लोग समझ ही रहे होंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब क्या हो गया। जैसे हम जब इंडिया में एंटर होते हैं तो इंडिया में क्या है? ऊपर हिमालयाज है, नीचे क्या है? अपना पेनिनसुलर रीजन है। तो बीच में ये जो है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला क्या है? एक थोड़ा सा भी बोल दो माउंटेन के बीच में जो झील वाला एरिया है वो ये वाला रीजन कहलाता है। भाई आप बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हम हार्ड वर्ड्स का भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे। सिंपल बिल्कुल पढ़ेंगे जो हर एक बच्चे को बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए। जैसे ऊपर ये हो गए अपने हिमालयाज हो गए, अब नीचे क्या हो गई? ये अपनी पेनिनसुलर रीजन हो गया, मतलब कोई पठार रीजन हो गया। तो ये जो बीच में ये जो झील है या फिर खाई बोल दो या फिर अपना लो लाइंग रीजन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? स्लोप बिल्कुल नीचे है। तो वहाँ पे क्या हुआ? अब हिमालय से जो भी नदियाँ आती हैं, पेनिनसुला से जो भी नदियाँ आती हैं, तो ये दोनों नदियाँ इस झील में फ्लो करेंगी। अब इस झील में फ्लो करने के कारण क्या होगी? उन नदियों के साथ जो सेडिमेंट्स आया, रॉक्स आए, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, जो भी उनके साथ में फ्लो करती हुई आई, तो वो सारी क्या होगी? यहाँ पे धीरे धीरे जमा होती चली गई। अब ये जमा होने के कारण क्या हो गई? यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा मतलब मैदानी क्षेत्र पैदा हो गया यहाँ पे। और वहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे पानी था तो धीरे धीरे क्या होगी? हरियाली स्टार्ट होगी। अब हरियाली की क्या होगी? खेती अच्छी होने लगी। अब खेती अच्छी होने लगी तो क्या हो गया? वहाँ पे सेटलमेंट हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होगी। यही एक रीज़न है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फर्टाइल रीजन या फिर फर्टाइल एरिया कहलाता है। और यही एक रीज़न है कि यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और बिहार में भी लगभग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या होती है? कौन सी बेल्ट में आती है? अपनी द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या भारत के मैदानी क्षेत्र वाले एरिया में वो स्टेट पड़ते हैं। क्योंकि देखो, सबको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी के साथ में क्या होना चाहिए? बढ़िया ज़मीन हो जाए तो खेती बाड़ी हो जाए, तो खाना आ जाएगा उससे। ठीक है, और मकान अपना बना ही लेते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो इजीली मिल जाती हैं वो लो लेवल रीजन में हो जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया में आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, सर्वाइव करना, या फिर चीज़ें आपको इजीली नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये क्यों बना था ये हमने देख ही लिया। द प्लेन वॉज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ filling of marine depression by the detrital material brought by the water from the Indus गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अपना इंडिया में ये अपना इंदस रिवर सिस्टम फ्लो करता है, यहाँ से अपना गंगा रिवर सिस्टम फ्लो करता है और यहाँ से अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आता है। तो इन तीनों रिवर सिस्टम के वजह से जो भी कंकड़, मिट्टी पत्थर जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया? ये अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बनता चला गया, मैदानी क्षेत्र बनते चले गए। ठीक है, तो आगे समझ में अभी कैसे बने ये, उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे जनरली कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे एलुवियल सोइल होती है, तो दोमट मिट्टी होती है, सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ये। ठीक है, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी। अब नॉर्थ और साउथ में इसकी बाउंड्री कौन बनाता है? नॉर्थ में कौन है? अपने ये सारे क्या है? अपने हिमालयाज हैं। और साउथ में कौन सा है? अपना पेनिनसुलर प्लेटू है। तो ये कौन सा था? अपना पेनिनसुलर रीजन हो गया या फिर पेनिनसुलर
पठार हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ में ये दोनों बाउंड्री बना रहे, बीच में क्या कौन सा हो गया अपना, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, लेंथ और विड्थ ये सब अपनी नॉर्मल सी चीजें हैं। तो उसके बाद दूसरा आता है भाई कौन कौन से राज्य में ये अपना मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे तो राजस्थान वाले कुछ रीजन में है। ये भी क्यों है, क्योंकि अपना जो इंदिरा गांधी कैनाल है जो कहाँ से आई है, अपनी हरिके बैराज से जो ट्रांसफॉर्म किया है वहां से अपना डाइवर्ट कर दिया पानी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हरियाली स्टार्ट हो गई, मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो गए। क्योंकि मैदान तो था ही पहले से, रेगिस्तानी था, तो मिट्टी बंजर थी, मतलब रेगिस्तानी वाली मिट्टी थी। ठीक है, रेतीली मिट्टी थी। अब वहां पे पानी मिल गया उनको, तो वो एक तरह से उपजाऊ मिट्टी कन्वर्ट हो गई। उसके बाद आता है अपने पंजाब हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद अपना यूपी उत्तराखंड आ गया। ठीक है, उत्तराखंड थोड़ा बहुत पार्ट, नहीं तो यूपी है मेन। उसके बाद अपना बिहार आ गया, झारखंड आ गया और अपना वेस्ट बंगाल आ गया। और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो मोस्टली अपना आसाम वाला रीजन आ जाता है। तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ये 8 स्टेट में ये फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया 8 स्टेट में ये फैला हुआ है। ठीक है, और सी लेवल से इसका जो लेवल है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का या फिर मैदानी क्षेत्र का, वो कितना है अपना 50 से 60 मीटर की इनका स्लोप है, हाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, अब ये वही रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, जैसी नदियां ऊपर से आती हैं तो जैसे अपने, जैसे मान लो अब हरिद्वार है, अब हरिद्वार से पहले क्या होती है, नदी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। अब हरिद्वार के बाद क्या हो जाती है, नदी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्या हो गया, पहले क्या होती है, नदियां भीड़ी भीड़ी होती है बट स्पीड ज्यादा होती है, बट जैसी वो मैदानी क्षेत्र में आती है तो क्या हो जाती है, वो नदी फैलने लग जाती है और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फैलावट के कारण क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड जैसी जैसे कम हो जाती है तो उसके साथ जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी उसके साथ घुल मिल के आए हैं वो सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। तो ये सारे रीजन्स है जो जिसके कारण क्या होगी, ये मैदानी क्षेत्र अपने भारत में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये वही है, वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल है या फिर सबसे उपजाऊ मिट्टी है ये दुनिया की। अब डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन इसी एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि वही बात है, पानी है, खाना है, रहने के लिए प्लेन समतल जगह है, तो चीज़ें यही चाहिए रहने के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड फीचर, अब जो जमीनी जो विशेषताएं हैं यहाँ की, उसके हिसाब से क्या किया गया है कि जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, भाबर, तराई, खद्दर और अपना हो गया अपना बांगड़। ठीक है, अभी चारों पढ़ेंगे हम कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, भाबर, तराई, खद्दर और बांगड़, ये चारों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों को एक बार अच्छे से देखते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में अभी तक का, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बाद में देखेंगे, डायग्राम को बाद में समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल सा है, मतलब एक डायग्राम से पहले भी देखा हमने, जैसे जैसे आप हिमालय से नीचे आओगे तो ये क्या था, अपना झील वाला एरिया था, और ये हो गया अपना पेनिनसुलर रीजन हो गया या फिर पेनिनसुलर पठार हो गया। अब इस पठार के बीच में ये जो झील वाला था, यहाँ पे क्या हो गया अपना, ये जो इंदस और गंगा है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि झील था, धीरे धीरे मिट्टी, कंकड़े सब पैदा होते, इकट्ठे होते चले गए, और यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से एक मैदानी क्षेत्र जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानी क्षेत्र। अब ये हमने क्या बात किया था, भाबर, तराई, खदर और बांगड़, 4 भाग में हमने डिवाइड किया था। इन चारों को समझते हैं। जैसे भी हम पहाड़ से उतरेंगे, जैसे कि हम पहाड़ से उतरे तो आपको दिख रहे होंगे, ये पत्थर से दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, रिवर की या फिर नदी की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश चले जाओ, उससे ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आप लोगों को मिट्टी नहीं दिखेगी, पत्थर पत्थर दिखेंगे नदी के बीच में। अब नदी में भी क्या दिखेगा आपको, पानी बहुत कम दिखेगा, बट स्पीड ज्यादा होगी। पानी कम क्यों होता है वहां पे, क्योंकि क्या होता है, आधे से ज्यादा पानी क्या हो जाता है पत्थरों के नीचे, मतलब क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, पानी नीचे तक चला जाता है, तो आधे से ज्यादा पानी क्या हो जाता है, वहां से सरफेस के अंदर फ्लो करता है, तो हमें दिखता नहीं है, तो हमें कम पानी दिखता है। इसलिए ये बोला जाता है कि भब्बर वाला ऐसा रीजन है जहां पे क्या हो जाती है, नदियां क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, द रिवर डिसअपियर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रीजन है या कौन सा डिवीजन ऐसा है कि जहां पे नदियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है, तो वो कौन सा रीजन आ गया, अपना भब्बर वाला रीजन आ गया। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आता है दूसरा अपना तराई वाला, क्योंकि ये देखो पत्थर वत्थर है तो यहाँ पे जनरली कल्टीवेशन या फिर खेती वेती होती नहीं है, तो ये जनरली पहाड़ों वाला रीजन कहलाता है। उसके बाद आता है अपना तराई रीजन। तराई रीजन कौन सा हो गया,
अब जैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये जो पत्थर हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे और जो मिट्टी का जो जमावट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसके कारण क्या हो जाती है, जो नदी के ये नीचे जो फ्लो कर रही थी पानी, वो सब क्या हो जाता है, वापस से ऊपर निकल के आ जाता है। इस ऊपर निकलने के कारण वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा दलदली सा रीजन हो जाता है, दलदल वाला रीजन हो जाता है। और वहां पे क्या हो जाता है, जीव जंतु जो जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्पॉट मानी जाती है वो, क्योंकि वहां पे नमी रहती है और थोड़ा थोड़ा वहां पे पानी भी भरा रहता है। और खाने के लिए क्या हो जाती है, छोटे छोटे अपना पेड़ पौधे, वहां पे बहुत सारे हरियाली रहती है। तो इसलिए ये हो गया अपना तराई वाला रीजन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे जो नदी गायब हुई थी वो कहाँ पे निकल के आती है, वो कहाँ पे दिखती है, वो तराई वाले रीजन में क्या हो जाती है, वापिस से निकल के आ जाती है या फिर वापिस से दिखने लग जाती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके और आगे चलते हैं। बाबर हो गया, तराई हो गया, अब आता है नेक्स्ट बांगड़ और खद्दर। खद्दर को क्या बोला गया है, न्यू एलुवियम या फिर नई मिट्टी बोला जाता है, और बांगड़ को क्या बोला जाता है, पुरानी मिट्टी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, चलो वो देखते हैं एक बार। क्योंकि जैसे आप देखोगे ये क्या है, अपना नदी है। अब इस नदी के क्या है, दोनों साइड आप लोगों को ये थोड़ा सा ब्राउन सा या फिर थोड़ा व्हाइटिश कलर का दिख रहा होगा, क्रीम कलर का। अब ये क्या है, जैसे ही पानी का लेवल ऊंचा होता है या फिर बढ़ता है बारिश के टाइम पे, तो क्या हो जाता है, नदी थोड़ा बाहर फ्लो करती है, मतलब बाढ़ आ जाती है, या फिर नदी क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। उस ओवरफ्लो के कारण क्या हो जाती है, कुछ एरिया या कुछ दूरी तक क्या हो जाती है, हर साल नई मिट्टी जमती है। क्योंकि पानी जहां तक जाएगा, अब देखोगे आप लोग जहां पे बाढ़ आती है, ठीक है, अब बाढ़ जहां पे आती है वहां पे देखोगे आप सरफेस के ऊपर क्या होती है, नई नई मिट्टी जम जाती है। तो उस नई मिट्टी को बोलते हैं हम खद्दर वाला रीजन। तो इसलिए बोला जाता है खद्दर वाला रीजन कौन सा है, अपना नई मिट्टी या फिर न्यू एलुवियम। और भांगड़ वाला रीजन क्या हो गया, जहां तक ये जो बाढ़ का पानी या फिर ये ओवरफ्लो का जो पानी है, ये क्या हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है। वो जो पुरानी मिट्टी होती है, जो पहले से या फिर थोड़ा ऊंचा रीजन हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम बांगड़। बांगड़ मतलब भंगार, भंगार क्या होता है, पुरानी चीजें, तो इसलिए हो जाता है अपने बांगड़ क्या हो गया, अपना ओल्ड एल्यूवियम या पुरानी मिट्टी बोल देते हैं। तो खादर हो गया अपना न्यू एल्यूवियम या फिर न्यू मिट्टी हो गया, नई मिट्टी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में डायग्राम के थ्रू, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल वे में था। ठीक है, तो एक एक करके अब देखते हैं फटाफट। जैसे हम देखा इस डायग्राम में भी अगर आप देखोगे आप, तो सबसे ऊपर क्या है अपने, ये वाले क्या है, शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक तो मतलब पहाड़ी एरिया था। अब पहाड़ से जैसे हम नीचे निकलेंगे, तो पहाड़ से जैसे हम नीचे आए, ये वाले क्या हो गए, अपने पहाड़ हो गए। अब इस पहाड़ से जैसे आप नीचे आओगे तो ये क्या हो गए, अपने बांबर हो गया, भाबर हो गया। ठीक है, बाबर कौन सा था, अपना पत्थरी एरिया था, जहां पे क्या हो जाती है, नदियां क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो मिट्टी विट्टी कम हो जाती है, क्योंकि स्पीड पानी की ज्यादा होती है, तो सेटलमेंट के लिए यहाँ पे टाइम नहीं मिलता उनको। तो ये हो गया अपने बाबर वाला रीजन। उसके बाद कौन सा आ जाता है, अपना तराई वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, जहां पे क्या हो जाती है, अपने मार्श एरिया या फिर थोड़ा दलदली वाला रीजन आ जाता है, जहां पे क्या होती है, नदियां वापिस से उजागर हो जाती हैं या फिर दिखने लग जाती है। उसके बाद देखोगे आप, तो ये क्या है, अपनी ये नदी है। अब इस नदी के साइड, दोनों साइड होगा अपना, ये वाला हो गया अपना खद्दर वाला रीजन, दोनों साइड होगा। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, अपने भब्बर वाला रीजन। तो नदी के दोनों साइड पहले खद्दर होगा, फिर होगा अपना बांगड़। अगर हम नॉर्थ से अगर हम इसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले अपना कौन सा आएगा, बाबर, फिर तराई, फिर भंगार या फिर भंगार, फिर उसके बाद अपना खद्दर हो जाता है या फिर बांगड़ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये चारों अपना क्लासिफिकेशन देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना भब्बर रीजन। ठीक है, तो भब्बर रीजन आप लोग डायग्राम में ही देख लो। ये जो पत्थरी एरियाज है, जनरली पहाड़ों में ऐसे ही दिखता है आपको। नदियों में पानी बहुत कम दिखेगा, बट पत्थर ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि नदियां क्या, पानी क्या है, इन पत्थरों के नीचे भी फ्लो कर रही है पानी। ठीक है, तो आधे ज्यादा पानी हमें दिखता नहीं है। तो ये वही बोला गया है, शिवालिक हिमालय का जो सबसे पहला वाला रीजन है, वो कौन सा है, अपना भब्बर वाला रीजन है। जनरली 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा रहता है। इसमें क्या क्या होते हैं, जनरली अपने छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे या फिर अपने कंकड़ मिल जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, छोटी नदियां क्या हो जाती हैं, यहाँ पे गायब हो जाती हैं। बड़ी के थोड़ा बहुत पानी वानी आपको दिख जाएगा, तो छोटी मोटी नदियां तो यहाँ पे दिखती नहीं आपको। और लेस फर्टाइल क्यों होगा, क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मिट्टी का भी तो होना बहुत जरूरी है फर्टाइल उपजाऊता के लिए। ठीक है, तो ये आ गया अपना बब्बर वाला रीजन। उसके बाद आता है अपना तराई वाला रीजन। तराई वाला जैसे आप लोग फोटो में देख ही रहे होंगे, फोटो में क्या दिख रहा है आपको, पानी भी दिख रहा है, छोटा छोटी घास भी दिख रही है, हरियाली भी दिख रही है। तो ये क्या हो गया, अपना तराई वाला रीजन हो गया। तो दलदली हो जाता है यहाँ पे थोड़ा। तो ये सबसे बेस्ट स्पॉट मानी जाती है, किसके लिए जगह मानी जाती है, जीव जंतुओं के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर जो होता है अपना नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है।
इसलिए आप लोग देखोगे जो पहाड़ में जो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वो अपना तराई रीजन में है। उसके बाद आसाम में चले जाओ, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो अपना कौन से है, तराई रीजन में है। ठीक है, तो ये दोनों जो अपने नेशनल पार्क से, ये कौन सा अपने तराई रीजन। तो तराई रीजन क्या होगा अपना, लगभग 15 से 30 किलोमीटर क्या होगा अपना चौड़ाई में होगा, इसका जस्ट बब्बर के नीचे होगा। ये क्या है, एक तरह से मार्शी ट्रैक्ट, मतलब एक तरह से दलदली रास्ता है। ठीक है, जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस विद द थिक ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट एंड हाई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, जो डिसअपेयर हो जाती है, नदियां गायब हो जाती है, वो वापस से दिखने लग जाती हैं। और जनरली यहाँ पे क्या है, चावल की खेती की जाती है इसमें, क्योंकि देखो मिट्टी थोड़ी बहुत तो आ गई, बट चावलों के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा वैसा ही चाहिए, हमेशा पानी नमी हो, तो वो क्या हो जाता है, जनरली आपको राइस कल्टीवेशन या कभी कभी शुगर केन भी वहां पे उगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखोगे आप, इसमें क्या है, क्योंकि जो फॉरेस्ट था या फिर जो जंगल था, छोटे छोटे पौधे थे, ये थोड़ा क्या थिक होते हैं, घने होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये काफी सारे वाइल्ड लाइफ को ये क्या हो जाता है, वन्य जीव को ये आश्रय दे देते हैं। तो इसकी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क अपना आसाम का हो गया, यहाँ पे लाई करता है तराई वाले रीजन में। ठीक है, तो सारी चीजें वही लिखी हुई है जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है अपना खद्दर रीजन। खद्दर रीजन कौन सा था अपना, खद्दर था और बांगड़ था। बांगड़ मतलब भंगार, भंगार मतलब पुराना, खद्दर मतलब नया, क्योंकि खादी भंडार, खादी क्या होता है, नया कपड़ा होता है, इसलिए क्या होगा अपना खद्दर। खद्दर रीजन क्या हो जाता है, एक तरह से न्यू एलुवियम या फिर नई जलोढ़ मिट्टी को भी बोला जाता है खद्दर को। कई बार ये पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि भी न्यू एलुवियम को किसको नाम से जाना जाता है, खद्दर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्लड जो बाढ़ आती है वो हर साल क्या होती है, नई एलुवियम या फिर नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती है अपने साथ साथ, और हर साल वहां पे क्या होती है, जमा कर देती है। तो इसलिए इस रीजन को फ्लड प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बाढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बाढ़ के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कछार रीजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे समझ में, सारी वही है बातें। ठीक है, उसके बाद आता है अपना बंगाल या फिर बांगड़ रीजन। बांगड़ रीजन क्या हो गया, खद्दर के और बाहर की साइड चले जाओगे, जहां तक या तो पानी नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ा क्या है, ऊंचाई क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इट इज अ हायर पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, जहां तक क्या है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, तो वो मिट्टी क्या होती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड एल्यूवियम, मतलब यहाँ पे पुरानी जलोढ़ है या फिर वो भाई पुराने जलोढ़ मिट्टी के कारण बने हुए हैं। इट कंटेन्स पेबल्स या फिर कोर्सर सेडिमेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगी, छिद्र वाले कंकड़ ज्यादा होंगे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा खेती भी थोड़ी कम होती है, मतलब एज कम्पेयर टू खद्दर वाला, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये कम उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। अब आप लोग अगर डायग्राम में देखोगे तो सबसे पहले नदी आती पहाड़ों से, सबसे पहला रीजन कौन सा आया अपना, बब्बर वाला रीजन आया। उसके बाद कौन सा आया अपना, तराई वाला रीजन आया। अब लास्ट में ये नदी आ गई, अब नदी के क्या हो गया, दोनों साइड क्या हो गया अपना, सबसे पहले हो गया अपना खद्दर वाला रीजन, उसके बाद में जहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा तो वो कौन सा हो गया अपना बांगड़ वाला रीजन। तो भबर में क्या थी, नदी गायब हो जाती थी, तराई में क्या होगी, नदी वापस से अपीयर होगी, और खद्दर में क्या हो गया, न्यू एल्यूवियम या फिर नई जलोढ़ मिट्टी बनती है हर साल, और बांगड़ में क्या हो गया, एक तरह से पुरानी जलोढ़ मिट्टी से ही काम चलाना पड़ता है, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है इसको। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं पंजाब प्लेन्स। देखो ये कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भाई पंजाब प्लेन्स को हमने अलग अलग द्वाब में बांटा गया है। ठीक है, पंजाब प्लेन्स को हमने क्या है, अलग अलग द्वाब में बांटा गया है। अब वो द्वाब क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन कौन से द्वाब में इन्होंने बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है द्वाब। द्वाब होता क्या है, द्वाब सीधी सी बात है कि कोई भी दो नदियां हैं, जैसे ये एक नदी है और ये एक नदी है, ये कहीं पे जाके मिली, अब इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है, इस क्षेत्र को, इस एरिया को क्या बोलते हैं, द्वाब बोलते हैं। ठीक है, और जनरली ये पंजाब और हरियाणा की लैंग्वेज में बोला जाता है, इसलिए यहां की नदियों को ही इन्होंने क्या कर रखा है, द्वाब में बांट रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, द पंजाब हरियाणा प्लेन इज रेन्ड बाय 5 मेन रिवर्स। तो 5 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, इंदस की जो 5 ट्रिब्यूटरी है मेन, कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 5 नदियों के कारण जो द्वाब बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर तो इंदस है ही, और द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द रिवर्स इज नोन एज द द्वाब। इन दोनों के बीच का जो चित्र है वो क्या कहेगा, द्वाब कहलाएगा।
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द्वाब्स आर एज फॉलोज। तो मैं बोले यहाँ पे साउथ से नॉर्थ के बीच में यहाँ पे क्या है, अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो वो हम एक एक बार देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, जैसे कोड वर्ड बता दें, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना बिस्ट द्वाब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नदियां बनाऊं, सबसे पहले आती है अपनी इंदस नदी आती है, फिर उसके बाद आती है अपनी झेलम, उसके बाद आती है अपनी चेनाब नदी। चेनाब नदी सबसे आखिर में आके मिलती है झेलम में। अब चेनाब में क्या मिलती है, सबसे पहले मिलती है कौन सी, ये होती है अपनी इंदस, झेलम, चेनाब, रावी। उसके बाद आती है अपनी ब्यास, और नीचे से आती है अपनी सतलुज। सतलुज जिसमें मिलती है, और लास्ट में आके इंदस में या चेनाब में आके मिल जाती है। तो ये कौन कौन सी नदियां होगी, सबसे पहले होगी अपनी इंदस नदी होगी, उसके बाद होगी अपनी झेलम नदी होगी, उसके बाद होगी अपनी चेनाब नदी होगी, उसके बाद होगी रावी नदी होगी, उसके बाद होगी अपनी ब्यास नदी होगी, और लास्ट में होगी अपनी सतलुज नदी। देखो रिवर जब पढ़ेंगे तो सारे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 5 द्वाब थे। अब ये क्या हो जाता है, इनके बीच के जो रीजन है इनको क्या बोल दिया गया, हमने द्वाब बोल दिया गया है। इसके बीच के वाले रीजन को हमने क्या बोल दिया गया है, द्वाब बोल दिया गया है। जैसे ये कौन सा द्वाब हो गया, इंदस और झेलम के बीच में। इंदस और झेलम के बीच में जैसे आप देखोगे, इंदस और झेलम के बीच में कौन सा द्वाब है, सिंध सागर द्वाब है। तो ये वाला द्वाब कौन सा हो गया, अपना सिंध सागर द्वाब हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, सिंध सागर द्वाब हो गया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा कौन सा हो गया अपना, झेलम और चेनाब के बीच में जो एरिया हो गया। अब झेलम और चेनाब के बीच में आप बात करेंगे तो ये है अपना चेनाब और ये है झेलम। तो झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा है, छज द्वाब। छज मतलब क्या हो गया, चेनाब का CH हो गया, और AG का मतलब क्या हो गया, अपना झेलम का हो गया, जे से वो स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, अपना छज द्वाब हो गया। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा हो गया, अपना छज द्वाब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंध सागर द्वाब। उसके बाद आ गया अपना छज द्वाब। उसके बाद आता है कौन सा, चेनाब और रावी। चेनाब और रावी के बारे में देखेंगे तो ये हो गया अपना रावी, और ये हो गया अपना चेनाब। ठीक है, तो र से रार हो गया, और CH से च हो गया, तो रचना हो गया। तो ये कौन सा हो गया, अपना रचना द्वाब हो गया। तो ये वाला जो द्वाब होगा, आपको दूसरा कलर देखेंगे तो ये वाला जो द्वाब होगा ये कौन सा हो जाता है, अपना रचना द्वाब हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपना रचना द्वाब हो गया। अब और उसके बाद आएंगे ब्यास और रावी के बीच में, ये है ब्यास और ये है रावी। अब ब्यास और रावी के बीच में जो कौन सा द्वाब होगा, बताओ फटाफट। ब्यास और रावी के बीच में हो जाएगा कौन सा होगा, B से और R से कौन से बनेंगे, बरी द्वाब हो जाएगा। ठीक है, तो B से ब हो गया और R से R हो गया, तो बरी द्वाब होगा। तो ये वाला द्वाब कौन सा हो गया, अपना बरी द्वाब हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आ जाता है अपना कौन सा बच जाता है, लास्ट में बच जाता है अपना ब्यास और सतलुज के बीच में। तो ये कौन सा द्वाब हो जाता है, बिष्ट द्वाब हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपना सिंध सागर द्वाब किसके बीच में है, इंदस और झेलम के बीच में है। उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा है, बता दो, छज द्वाब है। अब उसके बाद चेनाब और रावी के बीच में कौन सा है, रचना द्वाब है। रावी और ब्यास के बीच में कौन सा है, सबसे बताओ, बरी द्वाब हो गया। और ब्यास और सतलुज के बीच में कौन सा हो गया, अपना बिष्ट द्वाब हो गया। तो ये 5 द्वाब आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंध सागर द्वाब, उसके बाद अपना कौन सा हो गया, अपना रचना द्वाब हो गया, उसके बाद छज द्वाब हो गया। ऊपर से देखेंगे तो सिंध सागर, छज, उसके बाद रचना, उसके बाद बरी, और उसके बाद बिष्ट द्वाब हो गया। नॉर्थ से साउथ के बीच में करेंगे, साउथ से नॉर्थ के बीच में अरेंज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबसे नीचे आ जाता है अपना कौन सा आ जाता है, अपना बिष्ट द्वाब। फिर उसके बाद बरी द्वाब आ जाता है, फिर उसके बाद रचना, फिर उसके बाद छज, और उसके बाद सिंध सागर द्वाब हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है इन प्लेन्स के बारे में कि इनका क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अगर हम डायग्राम देखेंगे, अगर मैप में देखेंगे तो ये एक द्वाब हो गया, उसके बाद ये द्वाब हो गया, उसके बाद एक ये वाला द्वाब हो गया, और ये लास्ट वाला, और ये सबसे लास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा था, ब्यास और सतलुज के बीच में कौन सा द्वाब था, बताओ फटाफट, सबसे बिष्ट द्वाब था। उसके बाद रवि और ब्यास के बीच में कौन सा था, बताओ, बिष्ट
बरी दोआब हो गया, ठीक है, बरी और बिस्ट था। उसके बाद इसके ऊपर चलेंगे तो कौन सा था, रचना दोआब चेनाब और रावी के बीच में। उसके बाद झेलम और चेनाब के बीच में छज दोआब था, और सबसे ऊपर इंदस और झेलम के बीच में कौन सा था अपना, सिंध सागर दोआब था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से शायद। उसके बाद ठीक है, तो ये अपना कौन सा क्लासिफिकेशन था, ये अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया थे, भारत के मैदानी क्षेत्र, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इनमें से आ जाएंगे आप लोगों के। और ये दोआब के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि कई बार क्या है, एक आधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो रिवर्स में और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे इन नदियों के बारे में। ठीक है, तो ये आपका फिजियोग्राफी रीजन का अपना एक और टॉपिक था, अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद अपना पेनिनसुला बचता है, उसके बाद हमें कोस्टल एरियाज बचते हैं, और एक नॉर्मल सा थार डेजर्ट वाला पड़ता है, उसके तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाओ, और क्या है उनको बार बार से रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं तो उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईज क्यू सबसे बेस्ट तरीका है अपना रिवाइज करने का। तो जितना रिवीजन करोगे, जितना प्रैक्टिस पीवाई क्यू सोल्व करोगे, उतनी ज्यादा प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग होती चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।